वेलकम बुक रीडर्स। अगर आपने सोक्रेटिस को पढ़ा है या आप फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पता होगा कि सोक्रेटिस बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था। उसकी अज़मत बहुत बड़ी है। काफ़ी उसके डायलॉग्स हैं, लेकिन वो एक चीज़ के ख़िलाफ़ था जो कि हमें रोज़ काम आती है, और उसकी वजह से काफ़ी और इन्वेंशंस भी हुई हैं। उसकी वजह से लिटरेचर आगे बढ़ा है, उसकी वजह से इंटेलेक्ट को स्पेस मिला है। एंड दैट फैक्टर, दैट एलिमेंट इज़ ऑब्वियसली राइटिंग। जो सोक्रेटिस था वो राइटिंग के ख़िलाफ़ था। अब ऑब्वियसली वो राइटिंग के ख़िलाफ़ था, इस वजह से उसने कुछ लिखा नहीं था, क्योंकि व्हेन ही वाज अलाइव वो कहता था कि मैं नहीं लिखूंगा। सिर्फ बस स्पीकिंग पावर उसका इतना अच्छा था कि उसने सिर्फ अपनी स्पीकिंग एबिलिटी पे ही फोकस किया। लेकिन व्हेन सोक्रेटिस डाइड तो उसका जो स्टूडेंट था, मतलब प्लेटो, उसने उसका काम लिखा डायलॉग्स वगैरह में। उन्हीं डायलॉग्स में से एक डायलॉग है फेड्रस। अब जो फेड्रस डायलॉग है, इट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, वन इज सोक्रेटिस, द अदर इज फेड्रस। ठीक है। काफ़ी उसमें टॉपिक्स डिस्कस्ड हुए हैं, ट्रूथ के बारे में, लव के बारे में, रेटोरिक के बारे में, और राइटिंग स्पीकिंग के बारे में। उन्हीं सारी कन्वर्सेशंस में एक कन्वर्सेशन है राइटिंग वर्सेस स्पीकिंग की। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जो सोक्रेटिस था वो स्पीकिंग के हक में था और राइटिंग के ख़िलाफ़ था। तो अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए सोक्रेटिस अपने फ्रेंड फेड्रस को एक मिथोलॉजिकल स्टोरी बताता है। स्टोरी है इजिप्ट की। इट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन गॉड थियूथ एंड किंग थेमस। होता कुछ यूँ है कि जो गॉड थियूथ है वो किंग थेमस को काफ़ी ऐसी रहमतें अता करता है, नेमतें अता करता है, देता जाता है। फॉर एग्जांपल आर्ट, कल्चर, स्पीकिंग एबिलिटी फॉर एग्जांपल। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत होती है राइटिंग। लेकिन जब राइटिंग अता करता है तो जो थैमोस है वो डिसएग्री करता है कि यार तुम इन्हें राइटिंग दे रहे हो, ऐसा तो ना करो। अगर राइटिंग दोगे तो इनकी मेमोरी का क्या होगा? वो मेमोरी मेमोरी नहीं रहेगी, वो विजडम विजडम नहीं रहेगी। इट विल जस्ट बी अ रिकलेक्शन ऑफ थॉट्स, नथिंग एल्स। ये तो रट्टा लगाएंगे और इन्हें ये लगेगा कि ये विजडम है, लेकिन असल में ये किसी और की बातें बता रहे होंगे जो लिखी होंगी राइटिंग में। तो इस वजह से राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है। अब ये जो स्टोरी है, अब इस स्टोरी से सोक्रेटिस ने अपनी बात जस्टिफाई करने की कोशिश की। बात क्या थी कि राइटिंग जो है वो डार्कनेस की तरफ ले जाती है, विजडम का इल्यूजन क्रिएट करती है। राइटिंग असल में आपको वाइज नहीं बनाती, राइटिंग आपको नुकसान देती है। राइटिंग इज़ हार्मफुल, इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर द पीपल। ठीक है। अब उसकी बात कितनी सही है वो आप मुझे बताएं। ओके। राइटिंग जो है वो भी एक टेक्नोलॉजी है। जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो हमेशा सिर्फ कोई अपना फ़ायदा नहीं लेके आती, उसके साथ नुकसानात भी लेती आती है। ऐसा ही होता है ना। इस वजह से आज हम जिस किताब की बात करेंगे ना, वो किताब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। जब मैंने पढ़ी थी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे, एंड आई एम श्योर कि आपके भी हो जाएंगे अगर आपने ये किताब पढ़ी या इस पूरे लेक्चर को सुना तो। ये किताब है नील पोस्टमैन की, टेक्नोपोली। नील पोस्टमैन का थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। नील पोस्टमैन एक मीडिया क्रिटिक थे, मीडिया थियरिस्ट थे, कल्चरल क्रिटिक थे, और उन पर इन्फ्लुएंस था ऑल्डस हक्सली का, जॉर्ज ऑरवेल का, अम, जो हमारे जॉन मैकार्थी थे उनका, मार्शल मकलुहान का। इन सारे बंदों का बड़े बड़े नाम है ये, इनका इन्फ्लुएंस था नील पोस्टमैन पर। इनकी एक और किताब भी है जो मैंने पढ़ी है, अम्यूजिंग अवरसेल्व्स टू डेथ। बहुत अच्छी किताब है। तो इस किताब के बारे में आज बात करेंगे। नाम है टेक्नोपोली। ठीक है। अब इस किताब की जो शुरुआत है वो ऐसे इस स्टोरी से होती है जो मैंने आपको बताई, सोक्रेटिस वाली। इसका जो अगर क्रक्स में बताऊं, नील पोस्टमैन सेज कि राइट नाउ एज वी स्पीक, जो कल्चर चल रहा है ना, जो इन्वायरमेंट है पूरी दुनिया का, वी हैव टोटली सरेंडर्ड टू टेक्नोलॉजी। ऐसा होना नहीं चाहिए। 3 टेक्नोलॉजिकल कल्चर्स की बात करता है नील पोस्टमैन, जो थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री हमने देखे हैं। पहला पहला जब इंसानों ने होश संभाला, जब इंसानों को लगा कि हम इंसान हैं, हमारा वजूद है एक, तब टूल यूजिंग कल्चर था। लोग टूल्स के थ्रू चलते थे और वही एक टेक्नोलॉजी थी टूल्स वाली। ठीक है। उसके बाद थोड़ी मिनी मिनी टेक्नोलॉजीज तो आती गई, लेकिन उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। उसके बाद आफ्टर 11th सेंचुरी या मे बी 12th सेंचुरी, ये जो टूल यूजिंग कल्चर है ये थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद टाइम आया टेक्नोक्रेसीज का। अगर मैं टेक्नोक्रेसी को डिफाइन करूं तो टेक्नोक्रेसी वो दौर है जब कोई भी टेक्नोलॉजी किसी ट्रेडिशनल कस्टम, ट्रेडिशनल मोर्स, मोरालिटी जो उस वक्त की डोमिनेंट है, जो नॉर्म्स चलते हैं, जो कस्टम्स चलते हैं,
उनको चैलेंज करना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग प्रेस, फॉर एग्जांपल टेलीस्कोप, वो जब आए थे तो कितना चैलेंज किया था ट्रेडिशनल मोरालिटी को, नॉर्म्स को, रिलीजियस को, इवन जुडियो क्रिश्चियन मोरालिटी जो थी उनको भी किया था। आगे मैं इसकी बात करूँगा, ठीक है। ये नंबर सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है। जो नंबर थ्री है वो है टेक्नोपोली। व्हेन द टाइम हैज़ कम दैट पीपल टोटली सरेंडर देमसेल्व्स टू टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी ही सही है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिज्म का दौर, साइंटिज्म ये कहता है ना कि हर चीज़ बस साइंस ही है, ऑब्जेक्टिविटी का दौर है और हर चीज़ प्रूवेबल है, हर चीज़ प्रिडिक्टेबल है, एवरीथिंग इज़ डिटरमिन्ड। ये है टेक्नोलॉजी का दौर, टेक्नोपोली, मतलब टेक्नोलॉजी की मोनोपोली। अब नील पोस्टमैन सेज कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ने सरेंडर कर दिया है टू साइंस, टू टेक्नोलॉजी, कि यही सही है, ट्रुथ भी यहीं से ड्राइव करते हैं कि अगर जो साइंस कह रही है सही है तो सही है। फ्रेडरिक नीचा ने भी कहा था ना कि लोगों को लगता है कि साइंस ऑब्जेक्टिव है लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट इज़ जस्ट अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, बात ख़त्म। नील पोस्टमैन इसी बुक में कहते हैं कि एक जो सिग्निफिकेंट चेंज होता है ना टेक्नोलॉजी का, उसका मतलब ये नहीं है कि उस इन्वायरमेंट में एक टेक्नोलॉजी और आ गई है, ऐड हो गई है। ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये टोटल चेंज है। मतलब वन सिग्निफिकेंट चेंज जनरेट्स टोटल चेंज। जो सर्वाइवल का पूरा मैकेनिज्म होता है, जो मैथमेटिक्स होती है उसकी, वो पूरा चेंज हो जाता है। मैं मिसाल दूँ आपको, एक जंगल है जिसमें कोई लॉयन नहीं रहता। अब वहाँ पे जो सर्वाइवल के मैकेनिज़म्स हैं, पूरी जो अडेप्टेशन है वो डिफरेंट होगी। लेकिन अगर उसी जंगल में हम कोई एक शेर डाल दें, लायन डाल दें, तो पूरा सर्वाइवल का जो मैकेनिज़्म है वो चेंज हो जाएगा। टेक्नोलॉजी सिर्फ अपने साथ फ्रूट्स नहीं लाती, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारे अपने साथ हार्म्स भी लाती है जो हम नोटिस कभी कभी नहीं कर पाते। जैसे एआई फॉर एग्जांपल, राइट। अब जो मार्शल मकलूहान है उसने भी कहा था ना कि मीडियम इज़ द मैसेज। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि जो मीडियम है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा मीडियम है, मैं आपसे कन्वर्स कर रहा हूँ, आपको इस किताब के बारे में बता रहा हूँ, टेक्नोपॉली के बारे में समझा रहा हूँ, वो मीडियम वीडियो है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी, तो ये मैटर ज़्यादा करता है रादर देन द कंटेंट इटसेल्फ। जो मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ, जो नॉलेज आपको दे रहा हूँ, वो कम मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर यही बात मैं किसी आर्टिकल में लिखता, कोई ऐसे लिखता, कम लोग पढ़ पाते कंपैरिजन में, राइट। कौन पढ़ता है आजकल? डॉन, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, कम लोग पढ़ते हैं ना। वीडियोस लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो जो मीडियम की बात की थी ना मार्शल मकलूहान ने, वो यही कहना चाहता था कि मीडियम इज़ द मैसेज। मीडियम ज़्यादा डिपेंड करता है, मीडियम ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू द कंटेंट इट्सेल्फ। सही बात की थी उसने। टेक्नोलॉजी जो है, ये कहते हैं नील पोस्टमैन, कि एनिमी भी है और फ्रेंड भी है। दिस और दैट नहीं है, मतलब या एब्सोल्यूट फ्रेंड नहीं हो सकता, ना ही एब्सोल्यूट एनिमी हो सकता है। टेक्नोलॉजी आती ही इस वजह से है कि वो कुछ फ्रूट्स लाए, लेकिन काफ़ी लोग ओवरलुक कर देते हैं जो अपने साथ एक वो हार्म्स लाती है। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उस चीज़ को भी सुपरवाइज करे। नील पोस्टमैन इसी बुक में कहते हैं कि 3 ग्रेट इन्वेंशंस हुई हैं मिडिवल यूरोप में, जिन्होंने मोरालिटी, नॉर्म्स और इन चीज़ों पे काफ़ी अटैक किया है, रिलीजन पे अटैक किया है, जो कि बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज था इस इन्वायरमेंट में। नंबर 1 जो इन्वेंशन थी वो थी टेलीस्कोप, ऑब्वियसली, जिसने फंडामेंटली जो जुडियो क्रिश्चियन मोरालिटी है या रिलीजन है उसको अटैक किया। पहले तो क्रिश्चियनिटी में ये बिलीव था ना कि अर्थ डज नॉट रिवॉल्व और अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा ही था ना, और सन कहीं दूर रहता है। लेकिन ये कोपरनिकस आया, केपलर आया, इन्होंने पूरे डायनामिक्स की चेंज कर दिए। उसके बाद जो दूसरी इन्वेंशन थी, ऑब्वियसली ये पहले थी इससे, मैकेनिकल क्लॉक वाली। एंड बाय द वे, जो मैकेनिकल क्लॉक है ना, वो तो बाद की इन्वेंशन है। इससे पहले एक कैनोनिकल क्लॉक होता था जो बनाया ही इस वजह से गया था। मतलब क्लॉक की जो पहले इन्वेंशन हुई थी वो इस वजह से बनाई गई थी कि जो डिवाउट लोग हैं, क्रिश्चियंस, वो अपने खुदा की इबादत कर सकें। उसका टाइम ही ऐसे सेट किया गया था जैसे इबादत की जाए खुदा की। क्रिश्चियंस ने बनाया था ये, शायद पेरिस वगैरह में। तो उस वक्त तो बनाया गया टाइम कीपिंग के लिए, लेकिन नाउ ऑब्वियसली जो मैकेनिकल क्लॉक है वो किसको सर्व करता है? बाद में जाके ये मैकेनिकल क्लॉक चेंज हुआ तकरीबन कोई 13th-14th सेंचुरी में पेरिस में ही। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये कैपिटलिज्म को सर्व करने लगा, मार्केट्स के हिसाब से क्लॉक को बनाया गया। उसके बाद जो इन्वेंशन है वो है सबसे बड़ी, जो मैं समझता हूँ,
प्रिंटिंग प्रेस की। अब प्रिंटिंग प्रेस ने ओरल ट्रेडिशन को अटैक किया। लोग इससे पहले राइटिंग को इतनी ख़ास कोई तवज्जो नहीं देते थे, इवन बैन समझते थे राइटिंग को, कहते थे कर्स है। लेकिन उस ओरल ट्रेडिशन, उस रेटोरिक को इसने अटैक किया, प्रिंटिंग प्रेस ने, और नॉलेज जो है बहुत ही आसानी से डिसमिनेट होने लगी, जिसकी वजह से लोगों का डाउट शुरू हुआ, स्केप्टिसिज्म का दौर आया, और भी बहुत सारी चीज़ें आई, जिस पर जो इनलाइटनमेंट पीरियड है वो भी आगे बढ़ा, राइट। अब इसके बाद जो चीज़ आती है ना, वो है लैंग्वेज की। अब हमें लगता है कि लैंग्वेज जो है वो न्यूट्रल है, इट कम्स फ्रॉम विद इन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नील पोस्टमैन कहते हैं कि लैंग्वेज की हिडन इडियोलॉजी होती है। एवरी लैंग्वेज हैज़ अ सर्टेन इडियोलॉजी। कैसे? अब एक नोबेल प्राइज़ विनर है 1987 के, सुसुमा तोनेगावा, आप गूगल करना आपको पता चल जाएगा। वो जो बंदा है उसने कहा था कि जो जापानीज साइंटिस्ट है ना, दे शुड स्टॉप थिंकिंग इन जापानीज लैंग्वेज एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज इंग्लिश हेल्प करती है आपको साइंटिफिक रिसर्च में, आपको साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में मदद करती है अगर आप इंग्लिश में थिंक करते हैं, क्योंकि इंग्लिश की एक सर्टेन बायस है टुवर्ड्स साइंस। इंग्लिश लैंग्वेज को बनाया ही ऐसा गया है कि वो साइंस में प्रोग्रेस लाए। अब ये बात आपको थोड़ी स्टूपिड लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। एक नोबेल प्राइज़ विनर कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जो जापानीज़ लैंग्वेज है वो हर्डल्स पैदा करती है अगर आप साइंस की फील्ड में हो तो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश आपको काफ़ी हेल्प करेगी। मतलब अगर कंपेयर करें एक जापानीज़ बंदा जो जापानीज़ बोलता है और एक इंग्लिश बंदा जो इंग्लिश बोलता है, दोनों को कंपेयर किया जाए और दोनों को साइंस की फील्ड दी जाए, तो जो इंग्लिश बंदा है वो ज़्यादा प्रोग्रेस शो करेगा। वाई? बिकॉज ही थिंक्स इन इंग्लिश। इसी वजह से सुसुमो तोनेगावा ने कहा था कि हमें भी इंग्लिश में सीखना चाहिए, बिकॉज उसके डायनामिक्स ही ऐसे इंग्लिश के, वो साइंस में हेल्प करती है आपको। और वो जो नॉर्थ वाइट हेड हैं, फिलोसोफर हैं, मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने कहा था ना कि द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ 19th सेंचुरी इज़ द आइडिया ऑफ इन्वेंशन। मतलब ये जो आइडिया है ना कि इफ़ समथिंग कुड बी मेड इट शुड बी मेड, तो ये आइडिया, द वेरी आइडिया, ये इन्वेंट ही 19th सेंचुरी में हुआ है। उसके बाद काफ़ी इन्वेंशंस आई हैं। मैं मिसाल दूँ आपको, कितनी ज़्यादा इन्वेंशंस 19th सेंचुरी की हैं। टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, जो एक प्रोटोटाइप कार थी वो भी 19th सेंचुरी की ही इन्वेंशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। और जो ये नॉर्थ वाइट हेड है, मुझे याद आ रहा है, अल्लामा इकबाल की किताब पढ़ी है मेरे पास, यहाँ पे कोई इस साइड पढ़ी है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट। अल्लामा इकबाल ने भी अल्फ्रेड नॉर्थ वाइट हेड को काफ़ी कोट किया है, हर जगह में कोट किया है। तो आई थिंक ही वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय नॉर्थ वाइट हेड, ठीक है। इसके बाद नील पोस्टमैन जो है अपनी इसी टेक्नोपॉली किताब में एक बंदे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, एंड इट वाज जस्टिफाइड। आई थिंक दैट गाय वाज बेकन, फ्रांसिस बेकन, जिसने साइंस की प्रोग्रेस के लिए काफ़ी काम किया। उसने ये भी कहा था कि जो साइंटिस्ट हैं या टीचर्स हैं उनको ज़्यादा पैसे देने चाहिए, बिकॉज दे आर टीचिंग साइंस। उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट देनी चाहिए पैसों की। इसी वजह से उसके बाद, बेकन के बाद, काफ़ी जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो इंक्रीज़ हुई। लेकिन नील पोस्टमैन सेज कि एक जगह पे ओवरलुक कर दिया फ्रांसिस बेकन ने, और वो जगह थी कि साइंस के उसे फ्रूट्स तो दिखे, बताया कि ये बेनिफिट्स हैं साइंस के, लेकिन व्हाट अबाउट द हार्म्स इट मे कॉज, वो बताया ही नहीं। हार्म्स का भी तो बताता ना। साइंस जो है या टेक्नोलॉजी है, इट इज़ डबल एज्ड स्वॉर्ड, ये मैं कह रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि फ्रूट्स तो है ही, साइंस और टेक्नोलॉजी के हार्म्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और नील पोस्टमैन ने काफ़ी अच्छी कोशिश की है इस किताब में उसके हार्म्स वगैरह बताने के लिए, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अच्छे एक्सप्लेन किए हैं। तो मुझे एक और बात याद आ रही है कि लेप्लेस जो था, जिसने न्यूटन पर भी काफ़ी काम किया था, उसने कहा था ना कि इफ़ एवरीथिंग इज़ ब्रोकन डाउन इनटू एटम्स देन एवरीथिंग कैन बी नॉन, पास्ट फ्यूचर कैन बी द सेम, वर्ल्ड विल बी डिटरमिन्ड। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दुनिया में आगे क्या होगा, ये भी बता सकते हैं कि पीछे क्या हुआ था। इफ़ एवरीथिंग इज़ ब्रोकन डाउन इनटू एटम्स, अगर एटम की तह में जाकर उसको एक्सप्लेन किया जाए, एटम को पूरा जाना जाए, तो एवरीथिंग कैन बी नॉन। और ये साइंटिज़म की बेस्ट डेफिनेशन थी जो लेप्लेस ने दी थी। अब इसमें अगर मैं बात करूं ब्रेव न्यू वर्ल्ड की, जो ऑल्डस हक्सली ने लिखी थी, क्या यार वो प्रोफाउंड किताब थी। मेरे पास पढ़ी होगी वो भी, यहीं कहीं पे मैंने पढ़ी है,
बहुत अच्छी किताब है। और ऑब्वियसली मैंने बताया आपको नील पोस्टमैन पर भी काफ़ी असर है ऑल्डस हक्सली का। जो ऑल्डस हक्सली की किताब अगर आपने ये पढ़ी है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो जो ऑल्डस हक्सली है वो टाइम को भी डिवाइड करते हैं साइंटिज्म, मतलब प्री साइंटिज्म और पोस्ट साइंटिज्म में। उसने जो टाइम को डिवाइड किया जैसे हम करते हैं एम पी एम, लेकिन वो ऐसे नहीं करता। वो करता है कि बिफोर फोर्ड एंड आफ्टर फोर्ड, मतलब बी एफ एंड ए एफ। आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। उसने काफ़ी प्रिडिक्शंस की हैं जो आज सच साबित हो रही हैं, मोर देन जो हमारे ये एनिमल फार्म वाले थे भैया, जॉर्ज ऑरवेल, या 1984 जो उन्होंने लिखी थी, जो उसमें चीज़ें प्रिडिक्ट की थी कि वर्ल्ड विल बी टोटलिटेरियन, ऐसे आपको वॉच किया जाएगा, वो भी हुई हैं बिल्कुल। लेकिन जिसकी सही प्रिडिक्शन ज़्यादा हुई है वो है हमारे ऑल्डस हक्सली। ठीक है, ये बातें नील पोस्टमैन की इस किताब टेक्नोपॉली में लिखी हुई हैं। एक और बात मैं करता चलूँ इस किताब के बारे में, और वो ये है कि नील पोस्टमैन ने ब्यूरोक्रेसी पे भी क्रिटिक किया काफ़ी। ब्यूरोक्रेसी का इनिशियली मकसद ये होता है कि चीज़ों को रैशनलाइज करके एफिशिएंट मैनर में फिर सॉल्व करना। ऐसा ही है ना, ब्यूरोक्रेसी इसी के लिए बनी है। लेकिन आजकल इतनी टेरेनिकल बन चुकी है कि वो पावरफुल समझती है ख़ुद को, कहती है कि मैं अबव हूँ सबके, और मुझे जो है, जो लोग हैं जो मेरे अंडर काम करते हैं या जो अवाम है, वो तो ऐसे स्टूपिड लोग हैं, मैं सुपीरियर हूँ। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन गया है जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे जितने भी सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ऐसा ही सीन है। बाहर ऐसा सीन, मतलब आप देखेंगे ना, ब्यूरोक्रेसी पूरी दुनिया में श्रिंक होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में आजकल भी इसका नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। लोग एस्पायर कर रहे हैं टू बी अ ब्यूरोक्रेट, ऐसा ही है, राइट। सो इस वजह से नील पोस्टमैन सेज कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी उसका रोल ही डिफरेंट हो गया है। वो इतना ऑब्सेस्ड है एफिशिएंसी पे, एक्यूरेसी पे, कि उसको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे लोगों की जान भी चली जाए। लोगों की जानों की बिल्कुल परवाह नहीं करती ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि उसको जो हुक्म मिलता है वो वही करती है कि मुझे एफिशिएंट मैनर में फ़लाना जो प्रॉब्लम है मुझे दिया गया है बाय सम हायर अथॉरिटी, वो सॉल्व करना है। मैं किसी और चीज़ के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। एक केस इन पॉइंट है बहुत अच्छा, हमने देखा है वर्ल्ड हिस्ट्री में, जब वर्ल्ड वॉर टू में एडोल्फ आइचमैन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ने काफ़ी हॉलोकास्ट वगैरह में जो मदद की थी हिटलर की रजीम की, वो यही था ना। हैना आरेंट ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, ईच मैन इन जेरूशलम, ये पीछे पढ़ी है आई थिंक। तो ये किताब आप पढ़िएगा, उसमें पूरा ये बताया गया है कि कैसे एक ब्यूरोक्रेट विदाउट नोइंग कि वो एक हेनस क्राइम कमिट कर रहा है, वो एफिशिएंसी से इतना ऑब्सेस्ड होता है कि उसको हर काम सही लगता है और वो करता जाता है, बिकॉज उसको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, एंड दैट इज़ एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, कि मुझे अपना काम सही करना है, बस दैट इज़ इट। और कुछ और किसी चीज़ से मेरा लेना देना है ही नहीं, ठीक है। जॉन मैकार्थी जो थे, जो मैंने पहले भी मेंशन किया, उनकी ना एक बात है जो बड़ी थॉट प्रोवोकिंग है। ही सेज कि इवन जो मशीन है ना, मशीन, उसकी भी अपनी आइडियोलॉजी है, उसके भी अपने बिलीव्स हैं। ये जॉन मैकार्थी ने कहा था। जॉन मैकार्थी, एलन ट्यूरिंग, ये एआई में बहुत बड़े नाम हैं। उसने कहा था कि जो मेरा थर्मोस्टेट है, जो आपने ये प्रेस वगैरह करते होंगे ना कपड़े, वहाँ पे भी देखे होंगे, उसमें होता है, उसका भी एक बिलीफ है, 3 बिलीव्स हैं उसके, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, नंबर 1 बिलीफ। नंबर 2 बिलीफ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इस वजह से मुझे अभी थोड़ी गर्मी करनी चाहिए, थर्मोस्टेट बैलेंस करता है। और यहाँ पे बिल्कुल सही मौसम है। ये 3 बिलीव्स हैं थर्मोस्टेट के, ठीक है। आगे नील पोस्टमैन इसी किताब में कहता है कि जो टेक्नोपॉली है वो एक चीज़ पे काफ़ी इंसिस्ट करती है कि एक्यूरेसी, 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 और लोग भी ऑब्सेस्ड हैं एक्यूरेसी से। कोई भी मशीन होती है, फॉर एग्जांपल जो ब्लड प्रेशर का डिवाइस होता है, आपको पता भी नहीं होता कि उसके अंदर जो मैकेनिज़्म है वो क्या है, फिर भी आप इतने ऑब्सेस्ड होते हैं, आप मतलब फुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि ये सही होगा, जिस बंदे ने भी बनाया है, क्या मैकेनिज़्म है, क्या डायनामिक्स है उसके, आपका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इसमें मुझे एक बात याद आती है, ये जो फाउंडिंग फादर थे अमेरिका के और प्रेसिडेंट भी थे, जो पहला प्रेसिडेंट था, जॉर्ज वाशिंगटन, डू यू नो दैट ही वॉज ब्लेड 7 टाइम्स व्हेन ही डाइड। यस, 7 टाइम्स। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बेंजामिन रश, वो भी अमेरिकन ही थे उस वक्त के दौर के। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी ब्लड लेटिंग की। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको कोई डिजीज़ है या आपकी तबीयत ख़राब है, तो लेट योर ब्लड फ्लो, अपना ब्लड जो है वो लेट करो,
फिर आपकी तबीयत सही हो जाएगी, बिकॉज डिजीज़ जो है वो आपके ब्लड के अंदर होती है। अगर ब्लड आप लूज़ करोगे तो वो डिजीज़ भी उससे चली जाएगी और आप सही हो जाएंगे। इसी बिलीफ पर जॉर्ज वाशिंगटन ने अपनी जान दे दी। यस, और भी काफ़ी जगहों पे ये बिलीफ था ब्लड लेटिंग का, या पढ़िएगा इसके बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग ये थ्योरी थी इसकी, डॉक्टर बेंजामिन रश की। अभी भी मतलब उसके स्टेचूज बने हुए हैं यूएसए में, जितना मुझे पता है। कभी आप बैंक गए हैं? क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ। बचपन में जब मैं गया था, आज से तकरीबन कोई 10, 11, 12 साल पहले, एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे पास चेक था और वो मुझे पैसे निकलवाने थे, इस वजह से मैंने दिया एक बैंकर को। उसने कहा कि कंप्यूटर शट डाउन। आपके साथ भी कभी ना कभी ये हुआ होगा, कहते हैं कि यार कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, और इसी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ ही धो देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल जो भी हो रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटर है, ये नहीं चल रहा, हम क्या कर सकते, हमारा कोई कसूर नहीं है, कंप्यूटर ही काम नहीं कर रहा। ऐसा हुआ होगा आपके साथ, राइट? ये क्या है? ये है शिफ्ट ऑफ एजेंसी, ह्यूमन एजेंसी। ड्यू टू टेक्नोलॉजी डे बाय डे ह्यूमन एजेंसी डिक्रीज होती जा रही है। मतलब द एबिलिटी टू टेक द डिसीजन, द एबिलिटी टू डू द टास्क, वो कम होते जा रहे हैं। हर चीज़ असाइन की जा रही है टू द कंप्यूटर्स, टू द एआई। आपको पता होगा कि कितना ये आ गया है। काफ़ी लोग एआई से काम करवा रहे हैं, अब एडिटर्स हो गए हैं, कंटेंट राइटिंग एआई से करवाई जा रही है, जो वीडियो मेकिंग है, फिल्म मेकिंग, इवन पूरी की पूरी फिल्म्स भी एआई से बनवाई जा रही हैं। तो ये क्या है? इट इज़ शिफ्ट ऑफ ह्यूमन एजेंसी, एंड ह्यूमंस आर हैप्पी अबाउट इट। हैप्पी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल चेंज राइट नाउ। ह्यूमंस हैं, ठीक है। हाउएवर ये बाद में चेंज हो जाएगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो जाएगी। ह्यूमंस फिर क्या है? सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट लिविंग बीइंग, बस, नथिंग एल्स। ये तो गलत है ना। मतलब आप अपनी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसको ही छोड़ रहे हैं, उससे ही सरेंडर हो रहे हैं। ये नील पोस्टमैन ने कहा था, मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई करके एक्सप्लेन किया। जो एक स्ट्रक्चर होता है ना क्वेश्चन का, जो हम सवाल करते हैं, उसमें भी काफ़ी डायनामिक्स इन्वॉल्व होती हैं, उसमें काफ़ी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती हैं। नील पोस्टमैन सेज कि कोई भी क्वेश्चन विदाउट आइडियोलॉजी नहीं आता। इवन जो क्वेश्चन कर रहा होता है ना बंदा, उसको पता होता है काफ़ी बार, ये जो पोल्स करवाए जाते हैं, क्वेश्चन करवाए जाते हैं लोगों से मार्केट्स में जाकर, या इधर उधर, या पोल्स जितने भी होते हैं, वोटिंग वगैरह, काफ़ी लोगों को जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं क्वेश्चन में, वोटिंग में, पोलिंग में, उनको पता भी नहीं होता कि बिफोर द क्वेश्चन उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका बिलीफ क्या है, उनका ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग अ सर्टेन टॉपिक। लेकिन व्हेन दे आर पोज्ड अ क्वेश्चन, वो उस वक्त फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं। आप किसी से भी पूछ लें, ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन होता ही नहीं है, बट व्हेन दे आर पोज्ड अ क्वेश्चन, उनके बाद वो अपना बिलीफ, अपना ओपिनियन फॉर्मुलेट करते हैं ज़्यादातर टॉपिक्स में। तो इस वजह से ये भी एक आइडियोलॉजी के बिना नहीं आता। मैं आपको मिसाल दूँ, क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने का भी ना एक तरीका होता है। जो क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली जो मीडिया पूछता है, उनको पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो ये बड़ी डेवलप टाइकून जो ब्रांड्स होती है ना, मीडिया इंडस्ट्रीज होती है, मीडिया आउटलेट्स होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। उसकी सर्टेन डायनामिक्स होते हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको। अगर मैं आपसे पूछूँ कि स्मोक करते हुए दुआ करना कैसा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्यों नहीं, कर सकते हैं दुआ, तो मतलब कर सकते हैं ना, राइट? ज़्यादातर लोग यस कहेंगे। बट अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे कि दुआ मांगते हुए स्मोक करना कैसा है, थोड़ा चेंज आया, ठीक है। पहले मैंने क्या कहा कि स्मोक करते हुए दुआ मांगना, अब क्या कहा कि दुआ मांगते हुए स्मोक करना। तो आपको थोड़ी वहाँ पे लगा यार ये मोरली सही नहीं है, ये गलत है। मतलब दुआ मांगते हुए कौन स्मोक करता है, थोड़ा आपको लगा होगा, राइट? तो सवाल इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं, सवाल आप पे इतना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, असर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। और नील पोस्टमैन इस किताब के आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है, जो मेरे ख्याल में आपको जाननी चाहिए। वो ये है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ प्रैक्टिस। बता रहा हूँ कैसे। जो प्रोसेस होता है ना, वो नेचुरल होता है, वो साइंस है। प्रोसेस इज साइंस। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी, वो साइंस है, वो प्रोसेस है, नेचुरल अकरेंस है। लेकिन जो प्रैक्टिस होती है वो ह्यूमनली ड्रिवन होती है, वो ह्यूमन डिसीजन के थ्रू आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
हम ब्लिंक करते हैं। अब मैंने कितनी दफ़ा इस वीडियो में ब्लिंक किया होगा मुझे पता भी नहीं, इट इज़ इनवॉलंट्री। लेकिन अगर मैं ऐसा विंक करूं तो आपको पता चलेगा कि ये डेलिब्रेट था। ये होती है प्रैक्टिस, ये ह्यूमन डिसीजन से ही आती है। और सोशल साइंस जो है ये भी एक प्रैक्टिस है। काफ़ी सोशल साइंस तो है ही नहीं, सोशल स्टडीज़ है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, दूसरे और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, जेंडर स्टडीज़ हैं। ये थियोरी ऑफ साइंस नहीं है, सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस नहीं है बिल्कुल भी, सोशल साइंस भी नहीं कह सकते। सोशल स्टडीज़ के अंदर ये चीज़ें हैं। ये नील पोस्टमैन कहता है, मैं नहीं कह रहा, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है इसमें, ठीक है। साइंस इस वजह से नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट फाल्सिफाइबल। ये आप डिस्कस करते रहेंगे, थियरीज देते रहेंगे, इट कैन नॉट बी प्रूवन एज वेल। क्या प्रूव कर सकते हैं आप कि नाओमी वुल्फ ने क्या थियरी दी थी, जो पावर फेमिनिज्म की उसने बात की थी? नहीं कर सकते ना प्रूफ। ऑब्जेक्टिव तो नहीं है ये चीज़। लेकिन साइंस ऑब्जेक्टिव होती है, इनवॉलंटरी होती है, वो प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया इसमें। अब आगे चल के ना नील पोस्टमैन कहता है कि कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी है ना, इट इज़ लाइक गॉड। और वो गॉड जो कहता है सिर्फ मेरे ऊपर बिलीव करो, दूसरे सारे गॉड्स जो हैं वो नकली हैं। कोई सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी ऐसी ही होती है, एक बड़ी जो टेक्नोलॉजी है एक बड़े गॉड की तरह होती है कि सारे जो खुदा हैं इनको ना मानो, सिर्फ मुझे मानो। डिमोशन ऑफ अदर गॉड्स मतलब डिमोशन ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज। बड़ी कोई भी टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट, जैसे एआई फॉर एग्जांपल, एआई ने कितनों का डिमोशन किया है, कितनी टेक्नोलॉजीज एआई ने रिप्लेस की हैं सिंगल हैंडेडली। तो ये एक गॉड है, मोनोथीज़म वाला गॉड। और इस बुक के आखिर में नील पोस्टमैन कुछ सॉल्यूशंस देते हैं, कहते हैं कि एजुकेशन इज़ मस्ट। और एजुकेशन बायस एजुकेशन नहीं, लिटरल एजुकेशन होनी चाहिए, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी प्रेजुडिस। सिमेंटिक्स का जो टीचर है, हर टीचर को सिमेंटिक्स का टीचर होना चाहिए। सिमेंटिक्स क्या है? सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग। वर्ड्स, फ्रेज कैसे होते हैं, उनकी मीनिंग टाइम बाय टाइम चेंज कैसे होती है, ये सिमेंटिक्स की स्टडी हर टीचर को करनी चाहिए। और कोई अगर हिस्ट्री का टीचर है तो वो सिर्फ हिस्ट्री का टीचर नहीं होना चाहिए, हिस्ट्रीज़ का टीचर होना चाहिए। हर हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए ताकि एक कॉम्प्लीमेंट कर सकें एक हिस्ट्री को दूसरी हिस्ट्री के साथ। स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डिफाइन देमसेल्व्स एज क्रैप डिटेक्टर्स, हर क्रैप को डिटेक्ट कर सकें। यह नील पोस्टमैन ने कहा है। और कहा है कि हिस्ट्री जो है उस पर फोकस करना चाहिए, हिस्ट्री से हमें लेसन लर्न करना चाहिए। जैसे जॉर्ज संतयाना ने भी कहा था ना कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। और सिसेरो की भी एक बहुत अच्छी लाइन है इसमें कि हिस्ट्री से अगर कोई बंदा कुछ भी नहीं सीखा तो इसका मतलब वो अभी तक बच्चा ही है, बड़ा नहीं हुआ। ये कहा था सिसेरो ने, रोमन फिलोसोफर थे वो। अब मुझे बताएं किताब आपको कैसी लगी, मैंने कैसा एक्सप्लेन किया, एंड आई वांट योर फीडबैक। गुड बाय।